कैराना ब्लॉक और ऊन ब्लॉक। जिसने ऊन ब्लॉक जीत लिया बड़े मार्जिन से, वो कैराना जीतता है। अंतर 10-15 हजार वोट का रहना चाहिए, क्योंकि ये शामली विधानसभा तो भाजपा का गढ़ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा की शामली विधानसभा, थाना भवन विधानसभा और कैराना विधानसभा में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, इन तीन विधानसभाओं में किस प्रकार के समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र भारद्वाज जी हैं। लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और इस चुनाव को बड़ी नज़दीकी से इन्होंने देखा है। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव किस प्रकार से भिन्न है? देखो, 2019 में लोगों को एक उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी, और अभी जो चला कि 400 पार के जो घोषणा हुई है एक चुनाव कैंपेनिंग के दौरान, उससे सबसे ज़्यादा जो वर्ग अपने आप को चिंतित मान रहा है वो दलित वर्ग ने अपने आप को वो माना। उन्हें लगा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये वर्ग पिछली बार इसमें मैं मानता हूँ 30-35% कम से कम वोट ऐसा था जो दलित भाजपा के साथ गया था। इस बार वो छिटका है भाजपा से, बहुत थोड़ा रह गया। और कई समाज है, जैसे आपका क्षत्रिय समाज है, वहाँ गुजरात के कोई सांसद हैं या मंत्री हैं, पुरुषोत्तम रूपाला, उनका बयान आया, क्षत्रिय समाज में उसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। और कई पंचायतें भी हमारे यहाँ आसपास में, आपके शायद नानोता में भी हुई थी, कई जगह हुई, तो उसका प्रभाव क्षत्रिय समाज में दिखाई दिया। बहुत थोड़ा वोट हो सकता है वो भाजपा के साथ गया हो, जो नेताओं के प्रभाव में रहा होगा, नहीं तो ज़्यादातर लोगों ने इसको गलत माना। और इसका एक कारण ये भी है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई वो उसका खंडन नहीं किया गया या उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया, जिससे माना गया कि ये हो सकता है भाई सरकार या पार्टी की इसकी वो रही हो। उसमें मत प्रतिशत कम होने के पीछे वजह आखिर क्या है और इसका किसको नुकसान है और किसको फायदा है? अभी तक का जो चुनाव का वो रहा है पैटर्न, वो ये है कि जब भी मत प्रतिशत ज़्यादा होता है उसका भाजपा को लाभ मिलता है। इस बार ये जो पहले 2 फेज का चुनाव हुआ, चाहे हमारे कैराना हो या अब जो दूसरा फेज हुआ मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सब जगह एक ही पैटर्न चल रहा, और वोटिंग परसेंटेज 5 से लेकर 12-13% तक कम हुआ है। ज़्यादा लोगों का इसके प्रति, चुनाव के प्रति कोई वो नहीं था, या तो नाराजगी थी, जो व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, या उदासीनता थी। अब वो क्या रहा ये तो अलग विषय है जरूर। मतलब जो वोटर वोट डालने के लिए नहीं गया, तो हाँ, आप मानते हैं कि वो भाजपा का वोटर था? बिल्कुल 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वोटर भाजपा का रहा। पिछली बार हमारे शहर में बूथों पे हमने लंबी लंबी लाइनें देखी, इस बार भाजपा के कार्यकर्ता भी बूथों पे दिखाई नहीं दिए। ये बहुत बड़ा अंतर रहा। आपकी शामली विधानसभा में किस प्रकार के समीकरण है? क्योंकि शामली विधानसभा में 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी बड़े अंतर से चुनाव जीत गए थे। हाँ, अंतर तो अब भी रहेगा, लेकिन वो अंतर कम होगा। कितना कम होगा ये थोड़ा सा अभी देखने वाली बात है। अंतर निश्चित रूप से रहेगा। जिस तरीके से जाट बाहुल्य क्षेत्र है और जैन चौधरी जिस तरीके से एनडीए में शामिल हो गए हैं, हाँ, तो वो जाट वोट है, तो मतलब क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकमुश्त नहीं आया है? नहीं, उसमें 15-20% वोट जो है निश्चित रूप से वो नाराजगी किसान आंदोलन को लेकर, एमएसपी को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर, ये किसानों में है।
आपके शंभू बॉर्डर पे आज भी किसानों का आंदोलन चल रहा, ट्रेनें बंद है। आप महसूस ना करो, लेकिन किसान के अंदर उस चीजों को लेकर है नाराजगी। तो आपका आकलन क्या कहता है भारद्वाज जी, यहाँ ये जो आपकी शामली विधानसभा है, हाँ जी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले मतलब कितने वोटों से चुनाव जीत सकती है? एक्यूरेट तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल से अंतर 10-15 हजार वोट का रहना चाहिए, क्योंकि ये शामली विधानसभा तो भाजपा का गढ़ है। इस बार तो हालांकि लोकदल जीती थी, वो अलग समीकरण है, 2-3 कैंडिडेट बराबर के लड़ गए, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है इस बार सीधा हुआ। बसपा प्रत्याशी को ये वोट काटने का जैसा ये था कि वो वोट काटेंगे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। चाहे उनका संपर्क अभियान हो या लोगों ने उन्हें कुछ माना ही नहीं प्रत्याशी के रूप में। वो महसूस करा कि भाई ये सिर्फ वोट काटने के लिए है, तो वहीं तक ही सीमित रहा उनका भूमिका। दलित समाज भी शायद उतना वोट उन पर नहीं गया। जाट वोटों की मैं बात करूंगा तो जाट वोटों में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन मतलब सेंधमारी करने में कामयाब हुई? वो इकरा हसन ने प्रयास टोटल चुनाव में जो अपना जनसंपर्क अभियान है, सारी मेहनत उन्होंने इसी में की। जाट बेल्ट में खास तो हमारे यहाँ गठवाड़ा बोलते हैं, इस बेल्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल हुई है। कैराना विधानसभा की क्या स्थिति है? क्या आपके पास आंकड़े हैं? जिस तरीके से प्रदीप चौधरी 2019 में वहां से भी चुनाव जीते, मैंने कई गांवों का चुनाव वाले दिन भी वो किया, वहां पे उत्साह वो उत्साह वाली बात नहीं थी। ठीक है, उनके प्रदीप चौधरी जी गुज्जर प्रत्याशी हैं। मैंने सबसे लंबा टाइम जो है मैंने कैराना देहाती कवरेज की है, सन समझो 89 या 91 से कैराना देहाती मैंने कवर किया, और वहाँ 90+ वोटिंग होता था। इस बार वो खुद कह रहे थे कि नहीं 60-65% से ऊपर वोट नहीं डालने के, वो उत्साह की कमी है। आप जिसे प्रत्याशी चुनने, रसूलपुर की जो घटना है उसका वो एक सैंपल है कि जो लोग आपके लिए वोट कर रहे हैं उसमें उनका हित का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, जो शायद नहीं हुआ। इसी का नतीजा है कि वो वोट ही नहीं डाला। अधिकारियों से हमारी बात हुई थी रिपोल के बारे में, उन्होंने कहा कि भाई अगर दोबारा भी चुनाव करा भी दे, रिपोल की जो व्यवस्था है कहने वो जब एक चीज पे अड़ गए कि हमें वोट नहीं करना तो नहीं होगा, फिर कहने उसका कोई लाभ नहीं है, इसलिए उसे वो कर दिया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह पश्चिम के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और MLC भी हैं, और उनके बेटे मनीष चौहान जिस तरीके से टिकट मांग रहे थे और टिकट उन्हें मिला नहीं और कुछ उनके समर्थकों में नाराजगी दिखाई दी, तो इस चुनाव में कुछ उसका भी आपको असर दिखाई दिया? तो वोट लेना और दिलवाने में बहुत फर्क है। मैं अपने लिए ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, आपके लिए उतनी नहीं कर सकता। लोगों के अपने अपनी वो होती है, चाहे किसके कितने ही सहयोगी हों, मिलने वाले हों, वो फिर दूसरे प्रभाव में भी उनका असर पड़ता है। शायद रसूलपुर की घटना भी इसी वजह से है, और जगह भी रही होंगी, किसी ने व्यक्त कर दी किसी ने नहीं करी, तो ये वोट दिलवाने वाला कोई मैटर नहीं होता। बिल्कुल। तो उनके समर्थक आपको लगता है कि इकरा हसन की तरफ गए हैं? अब मैं उनके समर्थकों को जानता नहीं, मैं इसलिए उनके बारे में क्या कह सकूं, किसके कहाँ गए ये बताने वाले नहीं है। प्रदीप चौधरी का जिस तरीके से यहाँ इस क्षेत्र में खासकर विरोध हुआ जी, मतलब उसका कितना नुकसान प्रदीप चौधरी को उठाना पड़ा? मतलब ये वास्तविकता थी या एक माहौल तैयार किया? नहीं, वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण ही यही है। हम शुरू से एक बात कहते भी रहे, देखी भी है, लोगों में यहाँ शहर का ही है, तो शहर का आदमी काम नहीं कराता लेकिन नेता की उपस्थिति चाहता है। एक बात शुरू से चलती आ रही थी, चुनाव तो अब खैर हुआ 2-3 साल से, कि भाई सांसद जी क्षेत्र में नहीं आते भी होंगे तो जहाँ भी उन्हें उन लोगों को उपस्थिति दिखाई नहीं दी। आप काम करें ना करें वो तो अलग बात है, लेकिन आना जाना क्षेत्र में वो करना
वो उन्हें महसूस हुआ। चर्चा तो यही रही कि भाई सांसद जी अगर खुद अकेले भी बाजार में निकल जाए तो शायद कोई नहीं पहचानेगा। और कहीं ना कहीं संगठनों में आपस में वो है टकराव। और ये कैराना विधानसभा पर आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब इकरा हसन इस बार चुनाव जीत रही हैं, 2019 का इतिहास दोहराया जा ना ही रहा 10 विधायक है वहां से, है। तो प्रभाव तो उनका बड़ा है। और काफी हद तक ये समझो क्या कैराना शहर तो मेरे ख्याल से 45 साल राजनीति हुकुम सिंह ने की, सिर्फ एक बार शायद 2000 वोट से बढ़त ली थी कैराना शहर में, नहीं तो कभी जीते ही नहीं। कैराना देहात से या शामली शहर से देहात से इससे चुनाव जीतते थे उसी के बल पे। या दूसरा जो वो है कैराना विधानसभा के दो पार्ट हैं, कैराना ब्लॉक और ऊन ब्लॉक। जिसने ऊन ब्लॉक जीत लिया बड़े मार्जिन से वो कैराना जीतता है। मतलब आपको क्या लगता है लगभग कितने वोटों से इकरा हसन ये जो कैराना विधानसभा सीट है इस पर जीत सकती हैं चुनाव? मान के चलो 15-20 हजार का अंतर तो रहेगा। कैराना पर आपने इकरा हसन को जिता दिया और शामली विधानसभा नहीं, मैंने नहीं जिताया, वो तो जिताने वाली तो पब्लिक है। वो नहीं, तो आपका एक समीकरण, आपके आकलन ने समीकरण इसी तरह का बैठता है। शामली पर आप प्रदीप चौधरी को मानकर चल रहे हैं कि यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल सही। और थाना भवन विधानसभा सीट पर थाना भवन में काफी टफ है। भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश पाल राणा वहां से हैं, हाँ, मंत्री भी रहे हैं। हाँ, तो बात वही है, वो खुद नहीं जीते, खुद भी तो हार गए। शायद इतना वो अंतर नहीं था उनके साथ में, 5,000 के आसपास की हार जीत हुई थी उनकी। फिर भी बात वही है, लेना, वोट लेना और दूसरे को दिलवाने में बहुत फर्क है। यहाँ पर इस क्षेत्र में खासकर गंगो विधानसभा और नकुड़ विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो राजपूतों के साथ साथ सैनी समाज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था जी। तो यहाँ स्थिति सैनी समाज की क्या थी? यहाँ कश्यप समाज बंटवारा हुआ कश्यप समाज में बहुत हद तक, क्योंकि किरणपाल कश्यप को भी समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया चुनाव से पहले। उस चीज का उन्होंने अपने समाज में ये प्रचार करने में वो सफल रहे कि मैं गरीब आदमी और मुझे पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि मेरे सम्मान का आप सम्मान रखो। और काफी हद तक वो उस बात में सफल रहे। तो कई बिरादरियां मैंने कश्यप हैं, ठाकुर हैं और दलित हैं, ये कई बिरादरी ऐसी रही जो छिटका है भाजपा से। बहुत बड़ा अंतर बैठता है। आप अगर 10,000 वोट का अंतर हो रहा तो दूसरी तरफ 20,000 का फायदा हो रहा। थाना भवन विधानसभा पर आपको क्या स्थिति नजर आई है? वहां पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? नजदीकी रहेगा, दोनों के बीच बहुत नजदीकी है। वोटिंग परसेंटेज का बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ी बात तो यह है भाजपा को, वोटिंग परसेंटेज सब जगह ही कम हुआ। मतलब आपका आकलन ये कह रहा है कि शामली विधानसभा सीट पर प्रदीप चौधरी चुनाव जीत जाएंगे, हाँ जी। कैराना विधानसभा सीट पर इकरा हसन चुनाव जीत जाएंगी, और थाना भवन विधानसभा सीट पर मतलब नजदीक बराबर की टक्कर है। हाँ जी। तो भारद्वाज जी, ऑल ओवर आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब क्या आपके पास रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो मेरे पास 19 तारीख को चुनाव हुआ, शाम को कुछ लोग आए, हम ये मान कर चल रहे थे कि चुनाव काफी नजदीक होगा। धर्म सिंह सैनी के बारे में था भाई वो भाजपा के साथ चले गए, लेकिन मेरे पास कुछ लोग नकुड़ के आए, उन्होंने कई समाज का, जैसे कश्यप, सैनी, दलित, ये लोग जो हैं उस पे गए इकरा हसन पे, यानी समाजवादी कांग्रेस गठबंधन पे। तो उस चीज का वहां पे इतना अगर प्रभाव, क्योंकि प्रदीप चौधरी का सब मेन गढ़ तो नकुड़ गंगो माना जाएगा, क्योंकि सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं, तो अपने आसपास के क्षेत्र में ज्यादा वो होता है प्रभाव। जब वहीं पे अगर कमजोर हैं तो फिर ये चीज, आप अपने घर में अगर मजबूत होकर चलेंगे तो तब तो आप आकर बड़ी लड़ाई लड़ सकते हो, नहीं तो लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। और ऐसा ही यहाँ लग रहा कि लड़ाई जो है कमजोर हुई।
अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि क्या इस लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी के साथ कुछ भीतरघात भी हुआ? इस बारे में तो मेरे ख्याल से भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने आके यहाँ काफ़ी कुछ संभालने का प्रयास किया। रिपोर्टें गलत गई तो यहाँ के प्रति इसलिए अलग से भी कोऑर्डिनेटर वगैरह नियुक्त करे गए। वो कारण यही तो था कि जो आपस में सामंजस्य शायद नहीं रहा उतना, और जब तक सामंजस्य बनाने की बात आई तब तक चुनाव बाहर निकल गया। तो और ये कोई नई बात नहीं है कि ये आपस में जो पदाधिकारियों में, संगठनों में या नेताओं में 2022 भी शायद से इसी वजह से चुनाव हारी भाजपा जिले में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।